हेलो गाइस, कैसे हो? आज हम आपको हिंदी में वाच्य बताएंगे और अव्यय बताएंगे। ठीक है, अव्यय क्या होते हैं और वाच्य क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले आप हिंदी में वाच्य देखिए। वाच्य क्या होता है आपका? ठीक है, वाच्य से इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं। वॉइस, वाच्य वाच्य क्रिया का रूपांतरण है जिसमें कर्ता या कर्म या भाव का पता चलता है। अब सबसे पहले देखो, अभी आप जान लो कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य आपके तीन प्रकार के होते हैं। एक तो कृतवाच्य होता है आपका, एक आपका क्रमवाच्य होता है, और तीसरा आपका भाववाच्य होता है। जैसे कि आपने हमने तीसरे इसमें बता सकते हैं, तीसरा आपका ये भाववाच्य होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम कृतवाच्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में एक्टिव वॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस बोलते हैं। अब कर्तवाच्य में क्या होता है? कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता क्या होता है? आपका सब्जेक्ट होता है। जैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट होता है ना, हम, तुम, वे, ये, मतलब आई, वी, यू, या किसी का नाम आएगा, सीता, गीता, ये सब कर्ता होते हैं, यानी कि सब्जेक्ट होते हैं। ऐसे हिंदी में मतलब इनको क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। अब कुछ ना कुछ एक काम करेगा, मतलब जो कुछ काम किया गया होगा वो कर्ता के द्वारा ही किया जाएगा। तो इस वाले सेंटेंस को फिर हम कर्तवाच्य बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम ने दूध पिया। अब राम ने पिया है ना दूध, तो इसका मतलब क्या होगा? सब्जेक्ट ने करा जो भी काम किया, यानी कि कर्ता ने किया। तो यानी कि इसमें ये आपका जो है कर्तवाच्य सेंटेंस हो गया, वाक्य हो गया आपका। ठीक है, अच्छा, दूसरा सेंटेंस आपका सीता गाती है। अब सीता ही तो कर रही है कर्म, मतलब तो इसका मतलब क्या है? सीता यानी कर्ता ही तो कर रही है, यानी कि सब्जेक्ट ही तो कर रहा है जो कुछ कर रहा है। यानी इसका मतलब क्या हो गया? कर्तवाच्य हो गया, सीता गाती है। मैं स्कूल गया, यानी कि सब्जेक्ट ही तो स्कूल गया, यानी कि कर्ता ही तो स्कूल गया। यानी कि मैं यानी कि क्या हो गया? कर्ता हो गया आपका। तो यानी कि इसका मतलब ये कृतवाच्य हो गया। बात समझ में आ गई होगी इतनी। अब नंबर दो है आपका क्रमवाच्य। इसको इंग्लिश में पैसिव वॉइस बोलते हैं। इंग्लिश में पढ़ा होगा आपने। तो क्रमवाच्य में क्रम की प्रधानता होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे आपने इंग्लिश में देखा होगा कि एक्टिवाइज होते हैं आपके, पैसिवाइज होते हैं। ठीक है ना, एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, ये सब होते हैं। सीता, गीता। आपकी फिर क्रिया होती है, वर्ब होती है आपकी, जैसे सिंग, राइट, ये सब। यानी कि हिंदी में लिखना, पढ़ना, गाना, ये आपकी आपकी वर्ब होगी, यानी कि क्रिया होगी। फिर आता है आपका, उसमें क्रम होता है। यानी कि क्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कि क्रम। यानी कि जैसे कि आपका बुक हो गई, आपका पत्र हो गया, ये सब आपके ऑब्जेक्ट होते हैं इस तरीके से। तो अगर हमारा सेंटेंस ए ऑब्जेक्ट से शुरू होता है तो समझ लेना वो आपका क्रम वाच्य है। जैसे लेख लिखा गया, लेख लिखा गया, लेख आपका क्या होगा? सब ये आपका क्रम हो गया आपका। पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक क्या हो गया आपका? क्रम हो गया आपका। गीत गाया गया, गीत क्या हो गया आपका? क्रम हो गया। इसका मतलब ये तीनों सेंटेंस आपके ये क्रमवाच्य हो गए। मेरे हिसाब से शायद समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हिंदी वाच्य में। तीसरा आपका भाववाच्य है। आपका भाववाच्य इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिफ्लेक्सिव वॉइस बोलते हैं इसको। भाववाच्य, इसमें भाव की प्रधानता होती है। किस चीज की प्रधानता होती है? भाव की प्रधानता होती है। यानी कि कैसे वाक्य में वे चीजें देख सकते हैं जिसे मतलब देखते हैं कि जिनको हम देख नहीं सकते। वे चीजें होती है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक सेंटेंस है, मुझसे चला नहीं जाता। अब यानी कि ये चीज़ मैं ही तो महसूस कर सकता हूँ, दूसरा थोड़ी महसूस करेगा। तो महसूस करने वाली चीज़ है। तो इस तरह के सेंटेंस आपके भाववाचक हो गए। जैसे पुस्तक पढ़ी नहीं जाती। अब यानी कि ये मेरी तो प्रॉब्लम है ना, मैं ही तो महसूस कर रहा हूँ इसको जो है। तो इसका मतलब ये आपका भाववाचक भाववाचक आपका सेंटेंस हो गया, आपका वाक्य हो गया। सीता से हंसा नहीं जाता। अब सीता को क्या पता क्या प्रॉब्लम है? ये सीता हुई सकती, सीता ही तो समझ सकती है क्यों नहीं हंस पा रही हो। तो ये महसूस करने वाली बात है। तो इस तरह के सेंटेंस आपके भाववाचक होते हैं। समझ में आ गए होंगे आपके। अब चलते हैं आपके अव्यय, जिसको इंग्लिश में इंटीग्रल बोलते हैं आपको अव्यय। देखो, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, वे अव्यय कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज, कब,
इधर उधर किंतु जब तब अतः। अब कब का कब थोड़ा ही हो जाएगा, इधर का इधरों नहीं, इधरी नहीं। जो ये सेंटेंस जो शब्द है जो के तो रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, लिंग चेंज हो जाए, चाहे वचन चेंज हो जाए, चाहे पुरुष, चाहे आपका एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे बहुवचन हो। अगर हम कहे दोनों लड़के इधर आओ, अब दोनों लड़के के लिए भी इधर ही रहेगा, और आपका हमने कहा राम इधर आओ, राम के लिए भी इधर रहेगा, कोई चेंज नहीं हुआ। अगर हम मतलब इन चीज़ों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिनमें कोई चेंज ना हो, ये अपरिवर्तित होते हैं, तो समझ लेना यही आपके अव्यय है। इसको हम आगे समझ सकते हैं। इसको नोट इस बारे में स्पेशली ध्यान रखना, ये शब्द सदैव अपरिवर्तित रहते हैं। क्या रहते हैं आपके, ये अपरिवर्तित रहते हैं। अच्छा, अवयव के भेद, ये 4 प्रकार के होते हैं। अवयव जो है आपके 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्रिया विशेषण, फिर समुच्चय बोधक, फिर तीसरा आपका विषम बोधक, और चौथा आपका संबंध बोधक। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, और क्रिया विशेषण के भी पार्ट है, उसको पूरा कंप्लीट करने के बाद में फिर हम दूसरे नंबर से चलेंगे, समुच्चय बोधक, फिर विषम बोधक, फिर संबंध बोधक। आपका ये हम आपका चलेंगे संबंध बोधक। तो सबसे पहले हम क्रिया विशेषण पे ही चलेंगे। देखो, क्रिया विशेषण में क्या होता है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं, और वे अव्यय भी होते हैं। जैसे राम को धीरे धीरे चलना चाहिए। अब चलना क्या होगी, क्रिया, लेकिन इसकी विशेषता, किस क्रिया की विशेषता क्या होगी, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे आपका अव्यय भी है, यानी कि क्रिया विशेषण भी है। अब आप देखिए यहाँ पर धीरे धीरे जो क्रिया विशेषण है और अव्यय भी है। राम अभी पढ़ रहा है, देखो क्रिया क्या होगी, पढ़ना होगी आपकी। अच्छा, जब पढ़ना हो गई तो, लेकिन पढ़ने से पहले क्या आ रहा है, अभी आ रहा है, तो इसका मतलब अभी क्या होगी, आपकी क्रिया विशेषण होगी और अव्यय भी हो गया। आप ये सब चीज समझ सकते हो। अब आगे बढ़िए, देखो क्रिया विशेषण के भेद। अब सबसे पहले हम क्रिया विशेषण को ही पढ़ेंगे। हम अभी उनके 3 पार्ट अलग हो, एक तो पूरा कंप्लीट क्रिया विशेषण है आपका, कंप्लीट क्रिया विशेषण है एक तो आपका, और दूसरा आपका फिर दूसरा तीसरा चौथा, फिर आपके 4 भेद और हैं आपके अवयव के, वे हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम क्रिया विशेषण के भेद पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण के भेद जो है, पहले सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर देखते हैं। अर्थ के आधार पर हमारा क्या होता है, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपकी, 4। सबसे पहला आपका स्थानवाचक होता है, फिर दूसरा आपका कालवाचक होता है, तीसरा आपका परिमाण बोधक होता है, और चौथा आपका रीतिवाचक होता है। अब हम आपको इसमें आगे बढ़ करके देख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला हमारा क्या हो गया आपका क्रिया विशेषण के भेद में, स्थानवाचक। अब स्थानवाचक 2 टाइप से होते हैं आपके। एक तो स्थिति बताता है, स्थितिवाचक, यानी कि यहाँ वहाँ भीतर बाहरी स्थिति तो बताया जा रहा है कि यहाँ है वहाँ है। दूसरा आपका दिशावाचक, यानी कि डायरेक्शन दे रहा है, इधर है उधर है, दाएं है बाएं, और ये सारे के सारे क्रिया विशेषण में ही आते हैं आपके, और ये अव्यय है सारे के सारे, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपका कालवाचक है। कालवाचक में क्या है, ये आपके 3 टाइप के होते हैं, समयवाचक, अवधिवाचक और बारंबार वाचक। समयवाचक में बता देगा आज की बात है, कल की बात है, या अभी या तुरंत, इस समय को इंडिकेट करते हैं, आज कल अभी तुरंत समय। अवधिवाचक में क्या होगा कि टाइम दे दे, इस टाइम से इस टाइम तक के बीच का जो समय है हमारे, एक अवधि होती है वो, तो वो भी कालवाचक में आते हैं, यानी कि रात भर, दिन भर, आज कल, नित्य, ये सारे हमारे अवयव हैं। देखो अभी क्रिया विशेषण नहीं चल रहा है, देखो हम आपको बता दें कि अभी आप सोचो ये नंबर आ रहे थे इस तरह से। तीसरा आपका बारंबार वाचक। बारंबार का मतलब यहाँ एक रिपीट होती है कोई चीज, ठीक है ना, तो यानी कि हर बार, हमेशा, प्रतिदिन, कई बार, अगर ये शब्द आ जाए तो समझो बारंबार वाचक है, लेकिन होंगे अव्ययी और आपके क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब आगे बढ़े, इसी में ही क्रिया विशेषण में चल रहा है अभी परिमाण बोधक। परिमाण बोधक में एक क्वांटिटी होती है, जिसको हम जब कुछ ही लेते हैं, जैसे आम हो गया, हम खाने के बारे में कह रहे हैं कि बहुत हो गया बस, ठीक है। हम कह सकते हैं खूब खाएंगे, मतलब जो है अत्यंत, अति, मतलब जरा दो, थोड़ा सा दो, मतलब कुछ, बस, ये सभी क्वांटिटी में आते हैं। तो परिमाण को जो है ये परिभाषित करते हैं, परिमाण होता है, यानी कि बहुत आ जाए, खूब आ जाए, है आपके क्रिया विशेषण में ही। बहुत, खूब, अत्यंत, अति, जरा, थोड़ा, कुछ, बस, काफी, ठीक, कम, अधिक, इतना, उतना, बारी बारी, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा आदि, ये सब जो है आपकी परिमाण बोधक में आते हैं और क्रिया विशेषण का पाठ है ये सारे अवयव ये भी।
अब चौथा नंबर आपका रीतिवाचक। रीतिवाचक जैसे ऐसे, वैसे, मानो, धीरे, अचानक, कदाचित, अवश्य, इसलिए, तक, सा, जी, यथासंभव, ये इस तरह के ऐसे शब्द है। आपको थोड़ा सा हल्का सा रटना पड़ेंगे। रीतिवाचक है। और क्रिया विशेषण में आते हैं, ये आपके भी अव्यय है। अब आ जाओ आगे इसमें हमारे, अब देखो हमने क्रिया विशेषण के बारे में बता दिया। 4 पार्ट थे देखो अव्यय के, क्रिया विशेषण के। और ये क्रिया विशेषण के आपके हमारे जो है ये इतने पार्ट थे। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान से समझ सकते हो आप। दूसरा इसमें हमने दिया है आपका समुच्चय बोधक, और तीसरा विस्मय बोधक, और चौथा आपका संबंध बोधक। अब समुच्चय बोधक क्या है? देखो इसकी पहचान ये है कि ये दो वाक्यों को आपस में जो है जोड़ता है, यानी कि आपस में मेल करता है परस्पर जो है, ठीक है ना। अब जैसे इसका फॉर एग्जाम्पल है, मैं स्टेशन पहुंचा और गाड़ी आ गई। मैं स्टेशन पहुंचा और गाड़ी आ गई। तो ये दो आपके वाक्य है, मैं स्टेशन पर और गाड़ी आ गई, तो और गाड़ी आ गई। तो हमारे जो है इन, मैं स्टेशन पर पहुंचा, एक तो यहाँ हो गया, और गाड़ी आ गई, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? और जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है? और जोड़ रहा है। तो और हमारा जो है कंजक्शन का इंग्लिश में बोलते हैं, कंजक्शन जो बोलते हैं, और ये हमारा अवयव का काम कर रहा है इस तरह से, और दोनों वाक्यों को ये जोड़ रहा है, ठीक है। अब जैसे विश्व में बोधक आपका तीसरे नंबर का, अच्छा इन शब्दों में क्या है, या तो शोक या आश्चर्य या हर्ष आदि इस तरह की जो है ये भावनाएं उत्पन्न होती है। इसमें हम आपको बता दें, जैसे कोई दुख की घटना हो या जिसकी उम्मीद ना हो, अचानक वो चीज़ आ जाए कभी तो उसको जो है हम इसी तरीके से जो है बोलते हैं, अचानक सी जो है। और देखो उस सेंटेंस में एक विस्मयबोधक का चिन्ह जरूर आता है। इसकी ससोड़ी पहचान ये, जैसे ये हमारा ये पूर्णविराम के आगे बिंदु सी है, इस टाइप से है हमारा। जैसे ओहो तुम आ गई, तो इसमें जो ये हमारा जो है आपका ये विस्मयबोधक निशान है, और ये ओहो जो है हमारा ये अव्यय है, और विस्मयबोधक अव्यय है। अब आगे हम संबंध बोधक पढ़ते हैं। संबंध बोधक में देखो संबंध बताएगा जरूर, एक ना एक चीज से दूसरे के साथ संबंध जरूर जुड़ा होगा, यानी कि जो शब्द संज्ञा के पश्चात आती है और उस संज्ञा का शब्द दूसरे शब्द से प्रकट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहते हैं। जैसे मैं विद्यालय तक गया, देखो देखो मैं विद्यालय तक गया, मैं ऐसे भी बोल सकता था मैं विद्यालय गया, लेकिन यहाँ विद्यालय को तक से जोड़ा गया, या तक को विद्यालय से जोड़ा गया, इन दोनों का संबंध हो गया आपका, यानी कि तक जो है आपका अव्यय है, और ये संबंध बोधक अव्यय है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है आपकी ये बात समझ में आ गई होगी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।